Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midha. Students, पंजाब नायब तहसीलदार के लिए पीपीएससी दैट इज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम डेट अनाउंस करी दैट इज 30 मई 2021। बट कुछ क्षण के बाद, कुछ टाइम के बाद वो नोटिफिकेशन पीपीएससी के द्वारा वापस रिटर्न ले ली गई। बट ये जो एग्जाम है ये 30 मई को होगा। ये एग्जाम कंडक्ट जल्दी ही किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पीपीएससी बहुत जल्दी दोबारा से उस नोटिफिकेशन को अपलोड करेगा, ठीक है। पीपीएससी बहुत जल्दी उस नोटिफिकेशन को दोबारा से ही अपलोड कर देगा। तो पंजाब नायब तहसीलदार एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये होने वाला है और आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का वक्त है, ठीक है। अप्रैल का महीना रह गया, मार्च आधा निकल गया और मई का महीना है, तो 2.5 महीने लगभग आपके पास बचते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके। तो अब टाइम आ गया है अपने आप को स्ट्रीमलाइन करने का, क्योंकि एग्जाम की डेट सामने है, सिलेबस सामने है, पेपर सामने है। और इस पेपर के बहुत प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ही पेपर होने वाला है, उसी के बिहाफ पे सिलेक्शन होगी। तो आपका जो फोकस है वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर ही होना चाहिए। सीधा टारगेट गोल आपकी आंखों के सामने आपका रहना चाहिए और आपको उसके टुवर्ड्स बढ़ते रहना है। तो पंजाब नायब तहसीलदार के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है पीपीएससी दैट इज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वही बॉडी है जो पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को भी कंडक्ट करवाती है और अदर ऑफिसर लेवल्स एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंस्पेक्टर हो गया। अभी कुछ टाइम पहले यानी कि फरवरी में पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ। तो पीपीएससी ने पंजाब सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में इस बार स्टूडेंट्स को बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि कुछ नए तरह के क्वेश्चन, कुछ अलग पैटर्न। पहले लगता था कि एक सिंपल अप्रोच रहता है पीसीएस का, बट इस बार पीपीएससी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। तो पंजाब नायब तहसीलदार की अगर मैं बात करूं तो क्या पंजाब नायब तहसीलदार में भी वैसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं जो पीसीएस में पूछेंगे? क्या यहाँ पे भी बदलाव हो सकता है? जी हाँ, संभावना तो कुछ भी हो सकती है। एग्जाम को कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? तो कुछ भी संभावना हो सकती है। तो इसलिए आपको अपने पेपर की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप करना है, उसको और डीप लेवल पे लेके जाना, और अच्छे लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। अपने कंसेप्ट को पूरा क्लियर रखना है, क्योंकि एग्जाम हमें क्रैक करना है हर हाल में। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स। कोशिश कुछ ऐसी है कि पीपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसी पैटर्न के हिसाब से। तो आपको करना है इन क्वेश्चंस का आंसर। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट है, साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। करंट अफेयर्स, क्योंकि पीसीएस का पेपर अगर आपने देखा तो उसमें करंट अफेयर्स को लेके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा ही जाएगा ये, चाहे क्वेश्चन 2 की जगह 2 हो सकते हैं या क्वेश्चन 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, बट क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के। तो पंजाब नायब तहसीलदार के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी ये किस राज्य में बनाया गया है? इंडिया दा पहला, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी will be set up in which state? Is this in असम, गुजरात, छत्तीसगढ़ और इन तमिलनाडु? सबसे पहले तो मैं बता दूं ये लिथियम, देखिए ये जो लिथियम है, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी बेसिकली लिथियम रिफाइनरी बनाई जा रही है यहाँ पर बैटरीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। लिथियम ग्रेड बैटरीज को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर बैटरी ग्रेड्स के लिए लिथियम रिफाइनरी बनाई जा रही है। तो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। देखिए लिथियम आयन बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही स्मॉल साइज में लार्ज कैपेसिटी की बैटरीज होती हैं। जैसे आजकल हमारे पास जो मोबाइल फोन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनमें जो बैटरीज का इस्तेमाल होता है दे आर द लिथियम आयन बैटरीज, वो लिथियम आयन बैटरीज ही होती हैं। तो भारत के अंदर पहला लिथियम रिफाइनरी बनाया जा रहा है, पहला लिथियम आयन रिफाइनरी लिथियम रिफाइनरी बनाया जा रहा है। हालांकि ये लिथियम रिफाइनरी के लिए जो लिथियम ओर है होगा, ठीक है, लिथियम ओर जो होगा ये भारत में नहीं मिलता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाएगा और इस रिफाइनरी के अंदर इस लिथियम ओर को रिफाइन किया जाएगा और बैटरी ग्रेडेड लिथियम प्रोड्यूस किया जाएगा।
तो भारत का ये पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर। ये गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है, गुजरात के अंदर भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात के अंदर। तो देखिए, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात के अंदर, ये बैटरी ग्रेड मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और लिथियम इतना इजीली नहीं मिलता है भारत के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया जाएगा और भारत के अंदर इसको रिफाइन किया जाएगा, इंडिया के अंदर इस रिफाइनरी के अंदर इसको रिफाइन किया जाएगा। तो एक मेन टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि किसके लिए होगा, लिथियम आयन बैटरीज के लिए इसको बनाएगा, लिथियम आयन बैटरीज के लिए। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर TDS लिथियम आयन बैटरी, ये गुजरात के अंदर एक कंपनी है, TDS लिथियम आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड। ये भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है गुजरात की, ठीक है, गुजरात के अंदर इसको बनाया गया। ये भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी कंपनी है। और ये जो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, ये जो रिफाइनरी है, आई कैन से दिस विल बी ऑपरेशनल इन द जनवरी और फरवरी 2021 में ये ऑपरेशनल हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो भारत की पहली लिथियम आयन रिफाइनरी दैट इज इन गुजरात, दैट इज इन गुजरात, एंड ये इंपोर्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया से लिथियम और, एंड भारत के अंदर इसको रिफाइन करके लिथियम आयन बैटरीज को प्रोड्यूस किया जाएगा। लिथियम आयन बैटरीज ये स्मॉल साइज में लार्ज क्वांटिटी वाली बैटरीज होती है, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन्स जो हमारे होते हैं उनमें आपने छोटी छोटी बैटरीज देखी है, ये छोटी छोटी बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज ही होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a committee headed by G. Kishan Reddy is formed for which of the following tasks? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई, एंड द कमेटी विल बी हेडेड बाय द मिस्टर जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी इज प्रेजेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर्स, ठीक है, ये भारत के डिप्टी होम मिनिस्टर्स आई कैन से। देखिए हमारे पास एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि भारत के होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, तो उनके नीचे काम करने के लिए यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, हम उनको एक टर्म देते हैं दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स मिस्टर जी किशन रेड्डी साहब, इनकी कमांड में भारत सरकार ने कमेटी बनाई है। ये कमेटी इनमें से क्या टास्क करने वाली है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो क्या ये इनर लाइन परमिट सिस्टम के लिए रिकमेंडेशन देने का काम करेगी, ये साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसीज को ड्राफ्ट करने का काम करेगी, ये लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, या फिर ये डाटा प्रोटेक्शन बिल को फॉर्मुलेट करने का काम करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया फुराया जाता है ये बेसिकली पीपीएससी के द्वारा या एग्जाम बॉडीज के द्वारा, अदरवाइज दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो एक नया यूनियन टेरिटरी दैट इज लद्दाख, तो लद्दाख का जो यूनिक कल्चर है, लैंग्वेज है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, दैट इज and that committee will be headed by Mr. G. Kishan Reddy. तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाता है, प्रोटेक्टिंग द लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है ले, और यहाँ के जो बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनका नाम है राधा कृष्णा माथुर, आर के माथुर, राधा कृष्णा माथुर यहाँ के गवर्नर है। तो ये कमेटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, एंड जी किशन रेड्डी जी यहाँ पे इसके हेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स एंड रिलीजेस फूड प्राइस इंडेक्स? तो बेसिकली फूड प्राइस इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। फूड प्राइस इंडेक्स की दुनिया भर में यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फूड के प्राइसेस चेंज होते हैं उसको लेके यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, एक इंडेक्स पब्लिश होता है, दैट इज फूड प्राइस इंडेक्स। तो कौन पब्लिश करता है इस फूड प्राइस इंडेक्स को? क्या WTO करता है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर भारत का करता है, या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो कौन यहाँ पर फूड प्राइस इंडेक्स को पब्लिश करता है? तो देखिए फूड प्राइस इंडेक्स, पहली बात तो ये नेशनल लेवल पे नहीं होता, इट्स इंटरनेशनल लेवल इंडेक्स, फूड प्राइस इंडेक्स। तो अब इसको पब्लिश कौन करता है? तो दुनिया भर में जो बॉडी काम करेगी वही करेगी, तो ये दोनों तो है नहीं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा फूड को लेके जो बॉडी काम करती है दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन का ही हिस्सा है जो दुनिया भर में फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके काम करता है। तो ये यहाँ पर दुनिया भर में फूड प्राइस इंडेक्स को रिलीज करता है, फूड प्राइस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये प्रिपेयर करता है, ठीक है। बेसिकली जो मंथली चेंजेस होते रहते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के, दैट इज अंडर द फूड कमोडिटीज, तो ये उसको लेके वर्क करता है। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, रोम इटली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, पीपीएससी के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि पीपीएससी के पैटर्न में सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसी पैटर्न में क्वेश्चन पीपीएससी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी पेपर का लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस को देखना है, करना है, क्योंकि यही अप्रोच आपने अगर पीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखे, आपने पीसीएस का अभी जीएस वाला पेपर उठा के देखा, या फिर आपने प्रीवियस वाला कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंस्पेक्टर का पेपर देखा, तो आप देखोगे किस तरह का पैटर्न रहता है पेपर के अंदर, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर इन पेयर्स को आपको देखना है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, दैट इज मिहिर इंडिया, समिट यूएसए, फुगाकू जापान, तन्हेटू चाइना। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच कुछ ऐसी है, ठीक है। क्वेश्चन पहले पूरा देख लेते हैं। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या है, ये है क्या, ठीक है। जब तक पता नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते कि क्या किस कंट्री से कौन सी चीज़ रिलेट करती है, क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है या गलत है, ठीक है। यही चीज़ हमें बतानी है कि कौन सा पेयर सही है कौन सा पेयर गलत है, तो आपको पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो इट्स अ जीके पार्ट। अब देखिए मिहिर, समिट, फुगाकू, तानेटू, ये नाम अगर आपने सुने हुए हैं तो मिहिर क्या है? सबसे भारत की बात है, भारत में मिहिर आपने पढ़ा होगा। ये मिहिर क्या है? ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। एंड दिस वाज द सुपर कंप्यूटर ऑफ चाइना, बहुत फेमस, बहुत लार्ज, वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में आता था ये। तो ये सुपर कंप्यूटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ में अगर मैं देखूँ तो ये फुगाकू, ये जापान के द्वारा बनाया जा रहा था। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्टेस्ट ये फुगाकू अभी रिसेंटली वर्क कर लॉन्च होने वाला था ये फुगाकू। तो बहुत बड़े लेवल के, सबको पीछे छोड़ते हुए फुगाकू नंबर 1 पे आ जाएगा। एंड समिट, ये यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। तो ये सबके सब सुपर कंप्यूटर, मिहिर तो इंडिया का है ही, तानेटू भी चाइना का है, फुगाकू जापान का, जैसे मैंने बताया, समिट यूएसए का। तो इट मीन्स ये सारे के सारे पैटर्न्स ही सही हैं, सबके सब सही मैच करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि मिहिर इंडिया का ही है, ठीक है। इंडिया का एक और भी है, पदम। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे देख लेते हैं। सबसे फास्टेस्ट जो यहाँ पे है दैट इज फुगाकू जापान का, मैंने बताया। उसके बाद समिट यूएसए का, सैरा यूएसए का, सनवे ताहुलाइट चाइना का है, सेलेने यूएसए का है, तानेटू ये भी चाइना का है, जुवल्स बूस्टर मॉड्यूल जर्मनी का है, HPC5 ये इटली का। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं। अभी यहाँ पर लिस्ट आई थी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की, मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की। तो उसमें भारत के जो अभी हमने मिहिर पढ़ा था और मैंने आपको परम बताया था, ये जो परम हमारा सुपर कंप्यूटर है और यहाँ पे मिहिर जो है, इनको भी यहाँ पे रैंकिंग मिली। तो परम इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है ये 63rd रैंक पे है, और जो मिहिर है वो 146 रैंक पे है, यानी कि 63rd पे हम धीरे धीरे और आगे जाएंगे। और ये जो हमारा परम है ये सीडैक पुणे ने बनाया बेसिकली इसको, इंडिया के सुपर कंप्यूटर, इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर को लेके आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसके कारण पूछा गया, फुगाकू जापान के कारण ये क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज़ में आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फर्स अवार्ड्स फॉर द एक्सीलेंस इन ड्रग रिसर्च। बेसिकली ड्रग्स की फील्ड में रिसर्च करने को लेके इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो अवार्ड देती है भारत के अंदर, ठीक है। कौन सी बॉडी यहाँ पर अवार्ड्स देती है अगर आप ड्रग रिसर्च में बेसिकली काम कर रहे हो? बेसिकली ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है 45 ईयर्स तक के बेसिकली जो रिसर्चर्स होते हैं उनको दिया जाता है, अप टू द एज ऑफ 45 उनको यहाँ पर ये अवार्ड मिलता है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ड्रग रिसर्च। एंड द अवार्ड इज गिवन बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली इसकी लेबॉर्ट्री लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है।
इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। एंड बेसिकली सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको 2004 में बनाया गया था, 2004 में। एंड जैसे मैंने बताया, द एनुअल अवार्ड्स आर फॉर इंडियन सिटीजन्स बिलो 45, ठीक है, 45 से बिलो वालों को अवार्ड दिया जाता है। एंड 2 कैटेगरीज में मिलता है, दैट इज केमिकल की कैटेगरी में और लाइफ साइंसेज की कैटेगरी में, और 20,000 रुपये का कैश प्राइज और एक सिटेशन यहाँ पे दिया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ा इन्होंने लैके पेपर च वैसे ही जिवें मैं क्वेश्चन दस रहा इदा ही क्वेश्चन आ जाते पेपर के विच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फील्ड में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अब राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की बात यहाँ पे हो रही है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग मैं बता दूं, डेट वाज लॉन्च्ड अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। चलिए अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या दी गई। इट इज़ एन एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर वर्क करता है, दैट इज राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहता है, इट इज़ अ हाई पावर्ड परमानेंट बॉडी टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटेड टू द कैटल। ये कैटल से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने के लिए इसको राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को बनाया गया। तो अब हमें बताना है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, कि इनमें से कौन सा सही है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों ही गलत है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से स्टेटमेंट्स की तरफ पढ़ते हैं, एक बार फिर से स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या थी, इट इज़ एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की बात हो रही है। अब कामधेनु आयोग यहाँ पर बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री को लेके तो भारत सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई हुई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, ठीक है। तो डेयरिंग एंड फिशिंग, इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है। तो ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में तो आता नहीं है, ये इसके लिए तो अलग से डिपार्टमेंट है हमारे पास। तो पहला तो हमारा गलत हो जाता है, पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई, ये तो नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन सरकार ने चलाया था, जिसके अंदर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया। इट इज़ अ हाई पावर्ड परमानेंट बॉडी टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटेड टू द कैटल। जी हाँ, कैटल के लिए ही तो इसको बनाया गया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ठीक है। कैटल के लेके ही इसको बनाया गया। तो इट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, ओनली 2, ओनली 2, ये हमारा सही आंसर बन जाता है यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नहीं है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है। चलिए, तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इज एन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके अंडर काम करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर काम करता है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया एंड कैटल्स के लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनकी सेफ्टी के लिए वर्क करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए ही बेसिकली इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको क्लास के अंदर कोई भी डाउट आएगा, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट, which of the following statements are correct with respect to the international organizations of the securities commission, IOSCO। अब स्टेटमेंट्स पे आते हैं। इट इज इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स क्लोजली विद द G7 नेशंस। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इट ब्रिंग्स द वर्ल्ड सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स टुगेदर एंड एक्ट एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द सिक्योरिटीज सेक्टर। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई, ठीक है। जवाब वही है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, तो है हमें चूज करना है। एंड किससे रिगार्डिंग, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। तो सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन है ही क्या। तो देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन क्या, दुनिया भर की जो सिक्योरिटी मार्केट्स हैं, सिक्योरिटी मार्केट्स बेसिकली जैसे जो हमारी कम्युनिटी मार्केट्स होती हैं, जैसे भारत के अंदर SEBI वर्क करता है, ठीक है, SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दुनिया भर में सिक्योरिटीज मार्केट्स को लेके जो बॉडी वर्क करती है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है सारी दुनिया भर की सिक्योरिटीज एजेंसीज को इकट्ठा करके, ठीक है, तो वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ये स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया, ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके कैसे पूछ लिया गया। हम तो करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। भारत के अंदर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया गया है, ठीक है, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो ये जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्या इनका एक सपना था कि गुजरात के अंदर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया जाए। उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने इनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया। तो भारत के अंदर यानी कि गुजरात के अंदर बनाया गया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। तो अब ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी गुजरात के अंदर बनाई गई है, गिफ्ट सिटी जो बनाई गई है, अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन की मेंबर बनी है, इसने उसके साथ नाता जोड़ा है। तो इसी के चलते हुए ये न्यूज़ में आ गया और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स क्लोजली विद द G7 नेशंस। नहीं, ये G7 नेशंस के साथ मिलकर काम नहीं करता। इट वर्क्स क्लोजली विद द G20 नेशंस, दैट इज G20 ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का बनाया हुआ ग्रुप है, ये उसके साथ मिलकर ईजिली वर्क करता है, ठीक है, G20 के साथ। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब सेकंड, इट ब्रिंग्स द वर्ल्ड सिक्योरिटीज रेगुलेटर टुगेदर एंड एक्ट एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द सिक्योरिटी सेक्टर। जी हाँ, अभी मैंने क्या बताया, ये सिक्योरिटीज मार्केट्स को लेके ही तो काम करता है। दुनिया भर में जो डिफरेंट कंट्रीज की सिक्योरिटी रेगुलेटर्स हैं उन्हीं को इकट्ठा करके तो काम करता है, उन्हीं के साथ तो वर्क करता है ये। तो इट मीन्स ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है और सेकंड करेक्ट है, तो इट मीन्स 2 ओनली हमारा यहाँ पे उत्तर बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड ओनली हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने बताया इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन के अंदर है, ठीक है। एंड इट वर्क्स क्लोजली विद द G20 एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। भारत का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसके साथ मिलकर काम करता है, साथ में दुनिया का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है भारत में FSDC है, ठीक है, उसके साथ मिलके ये वर्क करता है। एंड रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हैज़ बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात हम देख रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स की तरफ देखते हैं। इट एम्स टू रिफ्लेक्ट एक्यूरेटली द पेनेट्रेशन एंड डिपेंडिंग ऑफ वेरियस डिजिटल पेमेंट मोड्स। इट एम्स टू रिफ्लेक्ट एक्यूरेटली द पेनेट्रेशन एंड डिपेंडिंग ऑफ वेरियस डिजिटल पेमेंट्स। जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स के मेथड्स हैं, ठीक है, उसको बेसिकली उसकी जो पेनेट्रेशन है उसके ऊपर ये वर्क करेगा। एंड द सेकेंड इज इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय नीति आयोग विद मार्च 2018 एज द बेस पीरियड। ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दी गई। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। अब सही वाला नहीं बताना है, अब गलत वाला बताना है। क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या लिखा था, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो गया, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। अब इनकरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, इट एम्स टू रिफ्लेक्ट एक्यूरेटली द पेनेट्रेशन एंड डीपनिंग ऑफ वेरियस डिजिटल पेमेंट्स मोड्स। यही तो वर्क करना है इसने, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि हमें तो गलत वाला चूज करना है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय नीति आयोग विद मार्च 2018 एज द बेस पीरियड। यहाँ पे बेस पीरियड 2018 चूज किया, बट द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाता है, इनकरेक्ट क्या है, सेकेंड ओनली, फिर से, ठीक है, ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो मार्च 2018 दैट इज बेस पीरियड, ठीक है, ये सही है, बट RBI के द्वारा रिलीज किया गया, नीति आयोग नहीं है, नीति आयोग नहीं है। 2018 बेस पीरियड है, 2019-20 के लिए रैंकिंग भी रिलीज कर दी गई, ठीक है, जो वेटेज है वो भी रिलीज कर दी गई। तो ये RBI का ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये 5 पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है, 5 पैरामीटर्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, जो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स
मेथड्स हैं भारत के अंदर उसको असेस करने के लिए कि कहाँ तक क्या इन्वॉल्वमेंट पहुँच चुकी है। तो 5 जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहले तो पेमेंट इनेबलर्स हैं, 25% उनकी वेटेज रहेगी। उसके बाद पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज डिमांड साइड फैक्टर्स 10%, सप्लाई साइड फैक्टर्स 15%। उसके बाद पेमेंट की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इनकी वैल्यू है 45% एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। तो ये 5 पैरामीटर्स है जिनके ऊपर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वर्क करता है। ये पांचों के पांचों आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पांचों के पांचों आपको पता होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अनाउंस किया क्या, ये जो बेसिकली मार्च 2021 से इसको फिर से असेस किया जाएगा, यानी कि ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2018 बेस ईयर है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू थी 2018 मार्च में वो से 100 थी। अब आगे वैल्यूज़ जो भी आएंगी 100 चूज़ किया गया क्योंकि बेस ईयर है। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को लेके यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब बर्ड फ्लू हमने देखा कि अभी पंजाब में भी आया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और भी कई स्टेट में ये पहुंचा। अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स कहती है। इट इज़ अ हाईली इन्फेक्टियस एंड सिवियर रेस्पिरेटरी डिसीज इन बर्ड्स कॉज्ड बाय द H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, इट विल नॉट इन्फेक्ट ह्यूमंस दो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज कॉमन, कि ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकती है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब सही बताना है, ठीक है, क्या पहला सही है दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है या दोनों गलत है? दोनों भी नहीं सही, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट्स को एक बार से फिर से पढ़ते हैं हम। अब इट इज हाईली इन्फेक्टियस एंड सेवर रेस्पिरेटरी डिसीज इन बर्ड्स कॉज्ड बाय द H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। अगर आपने बेसिकली ये स्टडी किया हुआ है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में या बर्ड्स के बारे में, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट जो है ये, जी हाँ, बर्ड फ्लूज जो है ये H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ही होता है। सेकंड, इट विल नॉट इन्फेक्ट ह्यूमंस, ये पॉइंट यहाँ पे सीधा ही गलत हो जाता है। ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, बर्ड से ह्यूमंस को इन्फेक्ट ये करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, ओनली वन, ओनली वन, ये हमारा आंसर आ गया और हमें मार्क कर देना है अपनी OMR शीट के ऊपर। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे सैंपल्स पाए गए थे, काफ़ी सारे जो बर्ड्स थे, ठीक है, बेसिकली पोंग डैम लेक के पास। और जैसे मैंने बताया इट इज़ अ हाईली इन्फेक्टियस एंड सेवर रेस्पिरेटरी डिसीज इन बर्ड्स कॉज्ड बाय द H5N1 influenza virus, and it can occasionally infect humans as well, although human to human transmission is unusual according to the World Health Organization। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफैट। अब यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसफैट की, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ट्रांसफैट के रिकॉर्ड पे? तो सबसे पहले इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इन इंडिया लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज एट्सेट्रा। तो बेसिकली भारत के अंदर भारत के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होते हैं, डायबिटीज़ होती है, इनके अंदर बेसिकली ये बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है ये ट्रांस फैट जी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इन इंडिया द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल्स एंड फैट्स टू 3% फॉर 2021 एंड 2% बाय 2022 फ्रॉम द करंट परमिसिबल लिमिट ऑफ 5%, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको बताना है। तो देखिए ट्रांस फैटी एसिड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इनमें हाइड्रोजन होता है, हमारी बॉडी में बेसिकली बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब ये फूड में होती क्यों है, बेसिकली कि फूड की लॉन्ग लाइफ के लिए इसको ऐड ऑन किया जाता है ये ट्रांस फैटी एसिड्स। ये आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं ट्रांस फैट, बट ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। बहुत सारे दुनिया भर में हर साल लाखों लोग मरते हैं सिर्फ ट्रांस फैटी एसिड्स की वजह से। WHO ने तो यहाँ पर टारगेट भी सेट किया हुआ है कि ये किसी भी फूड के अंदर पाए ही नहीं जाएंगे ट्रांस फैट्स, ठीक है। 2023 का समय दिया हुआ है कि 2023 एक मिशन चलाया था, मिशन रिप्लेस, तो ट्रांस फैटी एसिड्स को फूड में से ख़त्म किया जाएगा क्योंकि लाखों लोग मरते हैं दुनिया भर में।
एंड भारत के अंदर काम करने वाली बॉडी दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी, क्योंकि 2020 तक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक 5% ये फूड के अंदर पाया जाता था, और 2021 में यानी कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इसकी जो वैल्यूज़ रहेंगी फूड के अंदर भारत के अंदर वो 3% रहेंगी, और 1 जनवरी 2022 से ये 2% पे आ जाएगा। ये अभी अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी। तो अब स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। इट इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इन इंडिया लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, दैट इज कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट, एंड डायबिटीज़ भी होती है इससे, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद इन इंडिया द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल्स एंड फैट्स टू 3% फॉर 2021, ये मैंने आपको अभी अभी बताया, एंड बाय 2022 दैट इज 2% हो जाएगा ये, और अभी 5 था पहले, तो ये भी सही है। तो मतलब यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे फूड्स होते हैं, ठीक है, बेक्ड फूड्स होते हैं या फिर पैक्ड फूड्स होते हैं, फ्राइड फूड्स होते हैं, उनके अंदर ये ट्रांस फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये जितना कम हो उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बेटर रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है दैट इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, एंड पीपीएससी के पैटर्न के हिसाब से ही हमने क्वेश्चंस को पढ़ा है, क्योंकि उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन पीपीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आप जानते हैं वैकेंसीज कम है, ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है, स्टूडेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो पीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पीपीएससी क्या पैटर्न लेके आएगा, बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन, क्या पुराने पैटर्न के हिसाब से इजी क्वेश्चन ही पूछेगा या टफ क्वेश्चंस लेके आएगा, ये हम नहीं जानते। तो हमें दोनों चीज़ों को कवर अप करने जाना है, हमें सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं और हमें ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, हमें सब कवर अप करना है। तो क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हमारा फ्री वार्म अप कोर्स चल रहा है जिसमें हम क्लासेस लेके आते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। सब्सक्राइब आवर कोर्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्लास का पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगा, वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद। उसके बाद हमारा कंप्लीट कोर्स भी ऑनगोइंग है। कंप्लीट कोर्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कंप्लीट कोर्स का। कंप्लीट कोर्स पर जाइए, उसके लिए पढ़िए, चेक कीजिए और उसको परचेज़ कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में है। एंड देयर इज़ अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, हमारी एक टेस्ट सीरीज भी ऑनगोइंग है नायब तहसीलदार एग्जाम को लेके, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके। तो कोर्सेज आर ऑनगोइंग, बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और भी अच्छे करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना नहीं भूलना, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Have a nice day. Stay safe. Stay home.